हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेखन कार्य में क्या लेकर आए हैं? आज हम लेखन कार्य का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है संवाद लेखन। संवाद हम लोग हमेशा करते हैं, चाहे हम अपने फ्रेंड के साथ करें, मम्मी हैं, पापा हैं, टीचर्स हैं, सभी के साथ हम संवाद करते हैं। तो फिर इसमें ऐसा नया क्या है? इसी को लिखने का तरीका आपका संवाद लेखन कहलाता है, क्योंकि बोलने का तरीका तो हम इसको लिखने में इतनी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। लेकिन फिर फ़र्क क्या होता है? क्योंकि लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इन्हीं नियमों को आज हम सीखने वाले हैं। यानी कि आज के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है आपका क्या है संवाद लेखन। पहली चीज़ तो हम समझेंगे क्या है संवाद लेखन, और फिर उसके बाद देखेंगे संवाद लेखन की विशेषताएं। आखिर क्या विशेषता होती है इनकी? ठीक है, तो क्या विशेषताएं हैं? संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं? क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं संवाद लेखन के लिए? फिर उसके बाद संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपके पास में कोई संवाद लेखन करने के लिए आता है तो आप उसे किस तरीके से लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? क्या है संवाद लेखन? संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। तो समझ में आया संवाद क्या होता है? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो कहलाता है संवाद। सिंपल, जैसे कि अब अभी इस समय है, तो इस समय हम लोग आपस में संवाद नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बात सुन सकते हो, लेकिन आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंच सकती। और अगर आप पहुंचाना भी चाहो तो आप नहीं कर सकते, आप बिना लिखे मेरे तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है ना? तो ये संवाद नहीं है। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो दो लोग आपस में बोल रहे होते हैं, भाई एक वाक्य वो बोलेगा तो दूसरा वाक्य आप बोलोगे, तो ये संवाद होता है। ठीक है, तो परस्पर बात को हम संवाद कहते हैं। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप में दे दिया जाए तो वह संवाद लेखन होगा। मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं इसी को हम अगर लिख दें तो ये संवाद लेखन हो जाता है। मगर आप जब बोलोगे तो कि मैम ये तो बहुत आसान है, तो फिर इतनी ईजी। लेकिन लिखने के भी अपने ढंग होते हैं, अपना मतलब अब हर चीज़ का अपना फॉर्मेट आता है। हमने अनुच्छेद लेखन किया, पत्र लेखन किया, हर एक चीज़ का अपना एक फॉर्मेट है, तो फिर इसका भी अपना एक फॉर्मेट होता है। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन करेगा, दूसरा आंसर देगा, दूसरा फिर प्रश्न करेगा, तो फिर अगर तीन लोग हैं तो वो तीसरा आंसर देगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नोत्तर शैली में होता है। हम लोग आपस में जब बात करते हैं, अच्छा तुम वहाँ गए थे, तो वो बोलेगा अरे तुम क्यों गए थे वहाँ पे? वो बहुत अच्छी जगह थी, तुम्हें भी जाना चाहिए। अच्छा तो वहाँ क्या अच्छा था? तो जाहिर सी बात है कि संवाद आगे बढ़ने के लिए एक का प्रश्न करना जरूरी होता है। यह वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। वार्तालाप में दो से अधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। यह सामान्यतः परिचित लोगों में होता है, जो आपस में जान पहचान रखते हैं उनमें होता है, जिसमें किसी औपचारिकता का विशेष रूप से पालन नहीं किया जाता। मतलब कि मतलब एक होती ना फॉर्मेलिटी जिसे हम कहते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो उस तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते। ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ बातचीत में फॉर्मेलिटी करते हो? बिल्कुल नहीं करते। तो वही संवाद लेखन में होता है, हम किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं संवाद लेखन की विशेषताएं। अब इसकी विशेषता क्या होती है? बहुत ध्यान देने की चीज है। चलिए, एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं अपेक्षित है। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो संवाद लेखन है वो बहुत अच्छा जाए तो उसमें ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली चीज है संबोधन। ठीक है, संवाद लेखन में संबोधन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यह संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। उदाहरणतः हम अपने मित्र और सगे संबंधियों को बहुत प्यार से संबोधित करते हैं, किंतु हमें अपने शत्रुओं से भी प्यार भरे संबोधन के साथ बातचीत संवाद को आरंभ करना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आप अगर किसी से बोल रहे हो, हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं। ठीक है, हम जैसे अपने मित्र से बोलेंगे, उसका नाम सुरेश है, हाँ सुरेश तो तुम ऐसे गए थे। अब यहाँ पर हम उनका कहने का मतलब है कि जब भी आप लिखें संवाद तो हमेशा
बहुत ही प्यार भरे शब्दों के साथ, आदरणीय अगर बड़े हैं तो आदरणीय शब्दों के साथ में आप जो है इसको लिखेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपका और किसी अंकल का संवाद हो रहा है तो आप क्या बोलोगे है कि अंकल नमस्कार, इस तरीके से तो बोलोगे ना, या चाचा जी नमस्कार, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संबोधन हमेशा सम्माननीय और आदरणीय और प्रेम भरा होना चाहिए। आपके बराबर के जितने भी लोगों से अगर आप संवाद कर रहे हैं तो वो प्रेम भरा होना चाहिए। अगर बड़े लोगों के साथ कर रहे हैं तो आदरणीय और सम्माननीय होना चाहिए। छोटों के साथ कर रहे हैं तो स्नेहपूर्ण होना चाहिए। तो जैसे आप अपने घर में बात करते हो उसी तरीके से मैं आपको लिखना है, जिस तरीके से आप बड़ों से आदरणीय बात करते हो उसी तरीके से। फिर दूसरा आते हैं हम स्वाभाविकता। क्या है? बातचीत संवाद में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, यानी कि बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ नेचुरल है वही चीज़ आप व्यक्त करो, क्योंकि जहां आपने बनावट प्रस्तुत करी वो संवाद अपनी एक सरसता खो देगा। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? आपको अगर कोई टॉपिक दिया है तो आपके मन में जो चीज़ स्वाभाविक तौर पर आ रही है अगर आप उसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि बनावटी तौर पे, क्योंकि बनावटी तौर पर किया गया संवाद जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। आप लिख तो लोगे लेकिन पढ़ने वाले को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। अब आते हैं अवसरानुकूल स्थान और अवसर के अनुरूप संवाद किए जाएं तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। उदाहरणतः विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, कुछ परिस्थितियां क्या होती हैं, सामान्य होती हैं, तो हम सामान्य तौर पर रिएक्ट करते हैं, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो शोक की प्रवृत्ति स्थितियां होती हैं, जहां पर हम गए हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी का सूटकेस चोरी हो गया। इस अवसर पर अगर हम संवाद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हम क्या करेंगे, शोक होकर, दुखी होकर बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम पिकनिक पे गए हैं, मान लीजिए हम किसी विवाह में हैं, बर्थडे पार्टी में हैं, तो हम बहुत खुश होंगे, बहुत ही इंजॉय करते हुए बात करेंगे ना। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस परिस्थिति या किस अवसर के लिए वो संवाद लिख रहे हैं। तो आपके शब्दों में वही, अगर भाई मान लीजिए तकलीफ की बात है तो आपके शब्दों में वो तकलीफ बयां होनी चाहिए, और अगर खुशी है तो वो भी बयां होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं शैली। संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक तथा सहज होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया, इसमें कोई भी बनावटी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से नॉर्मल बात करते हो उसी तरीके से लिखो, ठीक है। ये आप ये सोचो कि भाई इस शब्दावली को भी हम थोड़े से बहुत ही क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल या बहुत ही इम्प्रेसिव वर्ड्स के साथ सजा दें, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि संवाद का मतलब ये है कि हम स्वाभाविक तौर पर या नेचुरल तौर पर जैसे बात करते हैं हमें वैसे ही बात करनी है। अब आ जाते हैं संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। क्या महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए? संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। हमेशा छोटे छोटे वाक्य लिखिए, सरल लिखिए, और जो है कलात्मक ढंग से। कलात्मक ढंग का मतलब ये नहीं है कि उसमें कलाकारी करनी है। कलात्मक ढंग का मतलब ये है कि आप उसमें जो भी शब्द इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही सरल होने चाहिए, वाक्य भी एकदम सरल होने चाहिए। संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। जिस भी विषय पर लिख रहे हैं, जो कोई भी पात्र है, उनके हिसाब से होना चाहिए। पता चला माता जी के संवाद में आप पिताजी के संवादों को नहीं डाल सकते हैं। माता जी जिस तरीके से बात करती हैं उसी तरीके के संवादों को आपको डालना पड़ेगा। संवाद लेखन में विराम चिन्हों या यथासंभव उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। विराम चिन्ह जो है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बोलते समय हम अपने भावों को ऊपर नीचे रुकना, ये सारी चीज़ों को हम बोलते समय बहुत अच्छे से व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन संवाद लेखन में ये विराम चिन्ह ही हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। इसलिए इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होता है, लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली भी होती है। मोस्टली क्या होता है, हमने प्रश्न किया तो सामने वाले ने उत्तर दिया, इस तरीके से होता है। और कभी आदेशात्मक कब होता है, जब कोई बड़े के साथ हमारा संवाद हो रहा हो, उस कंडीशन में ये आदेशात्मक होता है, क्योंकि बड़ा हमें हो सकता है किसी चीज़ को कार्य करने के लिए या कहीं जाने के लिए, कुछ कहने के लिए आदेश दे रहा हो, तब वो आदेशात्मक शैली में हो जाता है।
प्रश्नोत्तर शैली में संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उत्तर दिया जाना चाहिए। तो काल का भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर काल में पूछा था आएगा तो उत्तर में भी आप था में ही देंगे। तो जिस काल में प्रश्न है उसी काल में आपको उत्तर देना है। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्रायः भूतकाल अथवा वर्तमान काल में होते हैं, भविष्य काल में नहीं होते। किस में होते हैं? भूतकाल में तुमने ऐसा किया था वैसा तुम अभी करो, क्योंकि आदेश तुरंत के लिए दिया जाता है तो वो आपको तुरंत करना होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं संवाद लेखन के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास में। इन उदाहरणों को हम देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ है कि संवाद हमेशा अनुपात में लिखा जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 2 कैरेक्टर के बीच संवाद लिख रहे हो तो इस अनुपात को बहुत ध्यान रखिए कि 5 वर्ड अगर एक कैरेक्टर को दिए गए, 5 वाक्य अगर एक कैरेक्टर को दिए गए हैं तो दूसरे कैरेक्टर को भी 5 या 6 वाक्य ही दिए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक पात्र को तो 5 6 दे दिए, 7 दे दिए आपने संवाद और दूसरे को सिर्फ 2 संवाद दिए। इसलिए आपको हमेशा अनुपात लगाकर चलना है कि बराबर बराबर रहे। दोनों पात्र, अगर 2 पात्रों के बीच संवाद दिखा रहे हो तो दोनों को, अगर मान लीजिए 10 वाक्य लिख रहे हो तो दोनों को 5-5 मिलने चाहिए। और सपोज अगर आपने 3 पात्रों के बीच संवाद आपको लिखना पड़ता है तो उस कंडीशन में 3, 3 और 4 का संवाद होना चाहिए। एक अनुपात को बनाकर रखना चाहिए। विराम चिन्ह जरूर होने चाहिए। जितनी भी आपकी जो गतिविधियां हैं, जैसे संवाद तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमने संवाद बोला, लेकिन बोलते बोलते हम बहुत सारी जो है मूवमेंट्स भी करते हैं। जैसे हम बोलेंगे अंकल घर पे आए और उन्होंने बैठते हुए पूछा पिताजी कहाँ हैं। तो अब आपने अंकल के सामने डैश लगाया, पिताजी कहाँ हैं। अब वो जो उनका एक्शन हो रहा था उस एक्शन को आप ब्रैकेट में लिखोगे। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बैठते हुए, ब्रैकेट बंद। तो जितने भी एक्शंस होते हैं उन्हें आप ब्रैकेट में लिखोगे। विराम चिन्हों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि हर एक जगह जहाँ पर भी जो भी विराम चिन्ह लग रहा है उसे आप सावधानी से दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे संवाद लेखन में वो आपके 100 वर्ड्स के पूछे जाते हैं। 4 या 5 शब्द के आते हैं, 4 या 5 मार्क्स के आते हैं और इनमें शब्द लिमिट जो रहती है वो 100 की रहती है। पहला प्रश्न आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि भाई संवाद लेखन के लिए प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में बाढ़ आ गई है। 2 मित्र बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके मध्य हुआ संवाद लगभग 100 शब्दों में लिखिए। जैसे मैंने बताया कि ये मोस्टली 80 to 100 वर्ड्स के बीच में ही आएगा, तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना। तो 80 to 100 वर्ड्स का मतलब मान लीजिए 4-4, 5-5 संवाद हर एक कैरेक्टर के लिए रहेंगे। अगर 2 कैरेक्टर हैं तो 4-4, 5-5, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप 2 लोगों के बीच, 2 मित्रों के बीच में बात होनी है तो आप उन्हें अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब जो कैरेक्टर के नाम होते हैं उन्हें आप इस तरीके से साइड में लिख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा गैप दो और फिर उनके द्वारा किए गए संवाद को लिखोगे। सिमेट्रीज को ध्यान रखना। संवाद के जो पात्र हैं उनके नाम अलग, क्योंकि जो पात्र बोलेगा उसका संवाद उसी के नाम के आगे रहेगा। जैसे यहाँ पर अंकुश ने कहा, अंकुश और दिनेश, यहाँ 2 लोगों के बीच हम वार्तालाप दिखा रहे हैं। तो अंकुश ने सबसे पहले क्या कहा? दिनेश आज का समाचार पत्र पढ़ा। अब इसने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू किया। जैसे कि हमने बोला कि मोस्टली जो है वो प्रश्नवाचक शैली में ही रहता है, तो ये उसने क्वेश्चन के साथ शुरू किया। अब आप देख रहे हैं अंकुश इस साइड में लिखा है, उसके बाद में गैप है और उसके बाद में उसका संवाद है। फिर दूसरा जस्ट संवाद किसका आया? दिनेश का आया। दिनेश ने अब पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो इसका उत्तर देगा। उसने कहा, हाँ मित्र, बाढ़ के कारण गांव वालों का बुरा हाल हो गया है। सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, गांववासी बेघर हो गए हैं। प्रशासन उन्हें फिर से बसाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो उसने पेपर में जितनी भी चीज देखी, पढ़ी, समझी, वो सामने अंकुश के लिख दिया। तो ध्यान दिया ना कि पात्रों के नाम एक तरफ, संवाद एक तरफ, लेकिन जो पात्र जो संवाद बोल रहा है उसी के सामने ही लिखा जाएगा। अब अंकुश क्या कहता है? मित्र, मेरा मन कह रहा है कि कुछ किया जाए, यानी कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहता है। दिनेश, हमारे पास साधन भी तो नहीं है। उसने बोला कि भाई हम कर तो लें, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। अंकुश, हम उनके लिए लोगों से मांगकर कुछ साधन जुटा सकते हैं। भाई एक इंसान तो नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम लोगों से थोड़ा सा कुछ मांग कर इकट्ठा कर लेते हैं।
दिनेश, तो चलो, दिनेश भी राजी हो गया कि चलो मांग लेते हैं। अंकुश, नेकी और पूछ पूछ, मैं तैयार होकर आता हूँ। दिनेश, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या खास तौर से ध्यान दिया? अंकुश का 1, 2, 3 और 4 संवाद थे। अंकुश के कितने? 4 संवाद थे। दिनेश के कितने थे? 1, 2, 3 और 4। तो अनुपात आपने ध्यान रखा ना कि 4-4 के अनुपात में हमने दिया। 100 वर्ड्स में है तो मैंने बताया ना कि 4-4 वाक्य हो सकते हैं या 5-5 हो सकते हैं। क्योंकि दिनेश का इसमें एक संवाद काफी लंबा था, ये इसने करीबन 3 संवादों की जगह ले ली। अगर मान लीजिए ये संवाद छोटा होता दिनेश का, तो इस जगह 5-5 संवाद आ सकते थे। 5 अंकुश के संवाद हो जाते और 5 दिनेश के हो जाते। चलिए, एक और उदाहरण है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। क्या दिया है? स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर काम पर जाते हुए श्रमिक बच्चों के बीच हुए संवाद को लगभग 100 शब्दों में लिखिए। अब क्या है, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको देख कौन रहे हैं? श्रमिक के, यानी कि मजदूरों के बच्चे। जो स्कूल पर नहीं जाते, वो बेचारे काम पर जाते हैं। तो वो बच्चे आपस में जो संवाद कर रहे हैं, अब वहां पर हमें नाम नहीं पता, तो हमने पहला बच्चा और दूसरा बच्चा करके डाल दिया। ठीक है, तो पहला बच्चा किससे कह रहा है? दूसरे बच्चे से। अरे ये बच्चे एक से कपड़े पहने, हाथ में पानी की बोतलें और खाने का डिब्बा लेकर कहाँ जा रहे हैं? दूसरा बच्चा, अरे तुम्हें नहीं पता, ये सब स्कूल जा रहे हैं। पहला बच्चा, स्कूल क्या होता है, वहां ये सब क्या करते हैं? अब वो बेचारा कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं कि वो बेचारे वहां क्या करते हैं। तो फिर दूसरा बच्चा, स्कूल पढ़ने की जगह होती है, वहीं पर ये सब पढ़ने जा रहे हैं। पहला बच्चा, हम स्कूल क्यों नहीं जाते? बेचारा उसको नहीं पता, तो बोलता कि हम स्कूल क्यों नहीं जाते। दूसरा बच्चा क्या कहता है? हम गरीब हैं ना, हमें पैसे कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। पहला बच्चा, मेरा भी मन स्कूल जाने को करने लगा है, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? दूसरा बच्चा, हाँ क्यों नहीं, जा सकते हो, पर दूसरे स्कूल में। सरकार ने हमारे जैसे बच्चों की पढ़ाई का मुफ्त में इंतजाम कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने जो बच्चे मजदूर हैं, जिन्हें अपने घर के लिए काम करना पड़ता है, उनके लिए निःशुल्क स्कूल भी शुरू किया है। ये उसी स्कूल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? दूसरा संवाद। इसमें भी आपने देखा, अनुपात देखा, एक बच्चे का, उसके बाद दूसरे का। ऐसा नहीं हो कि एक ही साथ एक ही कैरेक्टर के कई सारे संवाद आ जाए, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया अपना संवाद लेखन। तो देखा ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसे हम बातचीत करते हैं उसी तरीके से नॉर्मल भाषा में हमें इसे लिखना होता है। चलिए, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट जो है वो लेखन के कार्य में। तो लेखन का कार्य नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो फटाफट ज्वाइन करिए। और आपको तो मस्ट है कि सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है, तो रेगुलर रहिए इन वीडियोस को देखने में, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।